प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़े, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बैंकों द्वारा साख सृजन के भाग 3 के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले के 2 भाग में भी मैंने आपको बैंकों के द्वारा साख सृजन के बारे में अवगत कराया था। तो आज एक प्रश्न ले लेते हैं जो 2001 में आया था कि वाणिज्य बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में एक एकाधिकारी बैंक और बहुत से प्रतियोगी बैंकों के अंतर्गत साख मुद्रा सृजन अर्थात मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन की संचयी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो जो साख सृजन की प्रक्रिया है, इस संबंध में सैमुअल्सन व नोर्डहाउस के अनुसार व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाने वाले साख सृजन में 2 मान्यताएं होती हैं। पहली है मुद्रा बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ में न रिसक जाए या न खिसक जाए। सबसे ज़्यादा साख का निर्माण उस दशा में होता है जब जनता के पास करेंसी बिल्कुल न रहे, अर्थात सारी करेंसी बैंकों में जमा हो जाए। और दूसरी मान्यता ये है कि बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व न रखे, अर्थात जितने आवश्यक है उतने ही रिजर्व रखे जाएं। तो हम यहाँ 3 दशाओं में साख सृजन को स्पष्ट करेंगे। पहला है एकाधिकारी बैंक के लिए, दूसरा है कई बैंक लेकिन केवल एक नहीं जमा, और तीसरा है कई बैंक और कई जमाएं। तो ये जो हम विश्लेषण करेंगे, यहाँ रिजर्व अनुपात 20% माना गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एकाधिकारी बैंक। तो माना कि एक देश में एक ही बैंक है जिसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है, और एकाधिकारी बैंक की प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार से है। तो स्थिति पहली में एक तरफ हमने ली है देनदारियां और दूसरी तरफ ली है लेनदारियां। तो देनदारियों की तरफ शेयर पूंजी है 100 रुपये, जमाएँ है 1000, और जो कुल है ये है 1100 रुपये। लेनदारियों की तरफ नकद रिजर्व है 200 रुपये, कर्ज है 900 रुपये और कुल है 1100 रुपये। तो इस तरह से जो रिजर्व अनुपात है ये है 200/1000, जो कि बराबर है 20% के। तो नकद है यहाँ पर 200 रुपये और जमा है 1000। तो जो रिजर्व अनुपात है ये यहाँ पर 200/1000 अर्थात 20% हुआ। और हम मान के भी यही चल रहे हैं कि यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो या जो रिजर्व रेशो है ये 20% है। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस बैंक में 100 रुपये जमा कराता है। जैसे ही 100 रुपये जमा कराएंगे तो जो जमाएँ हैं ये बढ़कर के 1000 + 100 अर्थात 1100 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से देनदारियों की तरफ हमारे पास में है एक तो शेयर पूंजी जो पहले भी 100 रुपये थी और अभी भी 100 रुपये है, और जो जमाएँ हैं ये 1000 + 100 अर्थात 1100 रुपये हो जाएगी, और कुल देनदारियाँ हो जाएगी 1200 रुपये। और जो लेनदारियाँ हैं इसमें नकद रिजर्व हो जाएगा 200 + 100 = 300 रुपये, क्योंकि 100 रुपये अभी उसने नकद जमा कराए हैं, अतः नकद रिजर्व 200 + 100 अर्थात 300 रुपये हो जाएगा। और कर्ज वही है 900 रुपये के बराबर, और इसका कुल हो जाएगा 1200 रुपये। तो ये है स्थिति सेकंड। अब परिवर्तित जो रिजर्व अनुपात है ये है हमारे पास में 300/1100 अर्थात 27%। तो आप देखिए जो कैश है हमारे पास में है 300 रुपये और जमाएँ हैं 1100 रुपये। जो आपकी तालिका सेकंड या स्थिति सेकंड से स्पष्ट है। तो स्थिति सेकंड में जो कैश है नकद है ये है 300 और जमा है 1100। तो परिवर्तित रिजर्व अनुपात है 300/1100 जो कि लगभग 27% के होता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक अधिक कर्ज देना चाहेगा, क्योंकि रिजर्व हमें केवल 20% ही रखना है और यहाँ पर है हमारे पास में भी 27%। तो रिजर्व अनुपात के 20% होने पर 1100 रुपये की जमा के लिए 1100/5 अर्थात 220 रुपये की नकद राशि की ही आवश्यकता है। इतनी ही राशि पर्याप्त है। तो इस तरह से 300 - 220 अर्थात 80 रुपये की अतिरिक्त नकद राशि के आधार पर 80 × 5 = 400 रुपये उधार दे सकेगा। अब आपके ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने सीधा 80 को 5 से गुणा क्यों कर दिया। तो सीधी सी बात यह है
कि 300 में से 220 रुपये अर्थात 80 रुपये अतिरिक्त हैं उसके पास में, जिसे वह नकद राशि के आधार पर देना चाहेगा उधार। तो कुल जमा कितनी हो जाएगी, उसका सूत्र मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कुल जमा इजिकल टू A/R के होता है। ए होती है प्रारंभिक जमा, आर है नकद रिजर्व। तो यहाँ एक तरह से जमा है 80 रुपये और इसके आधार पर 20% है रिजर्व रेशो, तो 80/20%। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 80/1/5 अर्थात 80 × 5, तो 400 रुपये उधार दे सकेगा। तो जो स्थिति 3 है, इससे ये पता चलता है कि देनदारियाँ जो शेयर पूंजी है ये 100 रुपये रहती है, जमाएँ हो जाएगी 1100 प्लस 400 रुपये अर्थात 1500 रुपये, और जो नकद रिजर्व है ये है 300 और कर्ज है 900 प्लस 400 इजिकल टू 1300 रुपये के बराबर। तो इस तरह से उसने जो 400 रुपये है ये कर्ज के रूप में दे दिए। तो जो देनदारियां हैं इनका योग है 1600 रुपये और जो लेनदारियां हैं इनका योग भी है 1600 रुपये। तो इस स्थिति में जो रिजर्व अनुपात है ये है 300/1500 जो कि 20% हो जाता है, क्योंकि जो नकद रिजर्व है ये है 300 रुपये और जमाएँ हैं 1500 रुपये। तो इस तरह से जो रिजर्व अनुपात है 300/1500 जो है 20% हो जाता है। तो स्थिति 1 व स्थिति 3 की तुलना से पता लगता है कि स्थिति 3 में बाईं तरफ बैंक की जमा में 500 रुपये की वृद्धि हो गई है, जबकि दाईं तरफ नकद रिजर्व में 100 रुपये की एवं कर्ज में 400 रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार बैंक में 100 रुपये की नकद जमा के आने से 500 रुपये की कुल जमा उत्पन्न हो गई है। इसमें 100 रुपये की जमा तो स्वयं ग्राहक की थी और 400 रुपये की नई साख जमा बैंक ने अपनी तरफ से उत्पन्न की है। तो यहाँ रिजर्व अनुपात 20% था, इसलिए बैंक कुल जमा को प्रारंभिक नकद जमा का 5 गुना कर सका था। रिजर्व अनुपात अगर 10% होता तो कुल जमा 10 गुनी हो जाती, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10/100 अर्थात 1/10, और जो कुल जमा का सूत्र है ये है A/R अर्थात A है प्रारंभिक जमा, R है रिजर्व अनुपात। तो इस तरह से जो बटेवे में 10% है ये पलट करके 1/10 अर्थात 10 गुना जमा हो जाती है। यदि रिजर्व अनुपात 5% ही होता तो कुल जमा 20 गुना हो जाती। इस प्रकार रिजर्व अनुपात जितना कम होता है साख सृजन उतना ही अधिक होता है। तो साख निर्माण में ये विशेष बात है कि रिजर्व अनुपात जितना कम होगा उतनी ही साख सृजन क्षमता अधिक होगी। साख ह्रास अर्थात साख कम करने की प्रक्रिया को उपर्युक्त विवेचन से उल्टा चलकर स्पष्ट कर सकते हैं। यदि एक जमाकर्ता बैंक से 50 रुपये निकाल लेता है तो वह 50 × 5 अर्थात 250 रुपये की कुल साख को मिटा देता है, जिसका प्रभाव यह होगा कि नकद राशि 50 रुपये कम हो जाएगी और साथ में बैंक को 200 रुपये तक का पुराना कर्ज भी समाप्त करना होगा। तो ये है साख निर्माण की प्रक्रिया।